हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। और आज जो हम शुरू करने वाले हैं ना, वो हायर एजुकेशन में 13 नंबर की क्लास शुरू करने वाले हैं। और आज बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है। जो हम मॉडर्न एजुकेशन को पढ़ रहे थे ना, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो हम देख रहे थे, उसमें हम पोस्ट इंडिपेंडेंस को देखेंगे, यानी कि स्वतंत्रता के बाद में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम रहा है, जो जो बदलाव या जो जो शुरुआतें हमारी प्री इंडिपेंडेंस में होती है, स्वतंत्रता से पहले हुई थी, है ना, ब्रिटिश भारत में हुई थी, ब्रिटिश शासनकाल में हुई थी, उन सभी में कुछ बदलाव होते 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 धीरे धीरे आज हम यहां पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता के बाद का जो भारत है, उसमें एजुकेशन सिस्टम क्या रहा है और उसमें क्या क्या बदलाव देखने को मिले हैं, क्या क्या कमीशन, क्या क्या एक्ट, क्या क्या कमेटी, क्या क्या रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं, जिन्होंने एजुकेशन के फील्ड में, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे वो सेकेंडरी एजुकेशन हो, हर तरह का जो भी फील्ड है, हर एजुकेशन के हर एक फील्ड में, हर लेवल में, है ना, एजुकेशन अपने आप में एक फील्ड है, उसके अंदर लेवल है, प्राइमरी लेवल है ना, प्राइमरी लेवल है, सेकेंडरी लेवल है, हायर लेवल है। तो इसमें यानी कि एजुकेशन के फील्ड में जो जो बदलाव हुए हैं, जो जो मॉडिफिकेशन हुई हैं, जो जो नई शुरुआत हुई हैं, जिनसे हमारी एजुकेशन का जो सिस्टम है वो एक क्या हुआ है, उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है, उसको बेहतरीन बनाया गया है। यानी कि पहले बेहतर था, ठीक है, मान सकते हैं। कुछ अंग्रेजी जो कमीशन आए हैं, अंग्रेजी जो भी शुरुआत हुई है एजुकेशन में, तो उसमें कुछ बेहतर काम हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सारे काम गलत हुए हैं, कुछ बेहतर काम भी हुए हैं, लेकिन उन बेहतर काम में मॉडिफिकेशन करके जो उस बेहतर से बेहतरीन बनाया गया है, उसको आज हम देखेंगे। और इसमें आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बाद का जो भारत है, पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता के बाद के भारत में जो हमारे कदम उठाए गए हैं एजुकेशन के फील्ड में, उन सभी को जानेंगे। 13 नंबर की क्लास है। जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेस जो हमारा मजबूत होता है, बेस हमारा शुरुआत से होता है। जब हम एक सीक्वेंस में चीजें पढ़ते होते हैं या कोई भी काम कर रहे होते हैं, एक सीक्वेंस में करते हैं, तो उसमें मजा ही कुछ और आता है। जब तुम पहली क्लास में ही जाओगे, पहली क्लास में ही बहुत ही डिटेल से चीजें पढ़ाई गई हैं। शुरुआत की है हायर एजुकेशन की भी। हायर एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन की डेफिनेशन, एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन के फिर एम्स जाने थे, जो हमारा शिक्षा का उद्देश्य है वो क्या है, शिक्षा के उद्देश्य के कितने प्रकार हैं, यानी कि उद्देश्य तो है लेकिन उद्देश्य भी कितने प्रकार से होता है। फिर देखा गया था कि एजुकेशन के टाइप्स कितने होते हैं। 3 टाइप्स की एजुकेशन देखी थी हमने। फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, गैर औपचारिक शिक्षा। इन सभी में जो हमने एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस किया है। इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल, इनमें कंफ्यूजन रहता है, क्लास पहली देख लेना, कभी भी तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा। चीजें तुम्हें बहुत मिल जाएंगी, यूट्यूब एक ब्रह्मांड है, हर चीज मिल जाएगी, लेकिन एक सीक्वेंस में मिलनी वो बहुत जरूरी चीज होती है। तो तुम्हारे इस परिवार में, शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट परिवार में, चीजें तुम्हें एक सीक्वेंस में मिल रही हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। फर्स्ट यानी कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, इस तरह से ज्यादा तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं तुम्हें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। बस गारंटी इतनी है कि मेरे साथ में ईमानदारी से क्लासों को अटेंड कर लेना, नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है। शुरू करते हैं, बातों का सिलसिला चलता ही रहेगा। शुरू करते हैं। यहां पे तुम्हें क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना बच्चा, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहां मिल जाएगा बच्चा, और बच्चा क्या करना है वहां तुम्हें, उसको ज्वाइन कर लेना है। क्यों करना है, यह भी क्वेश्चन आएगा। पीडीएफ के लिए तुम्हें ये पीडीएफ वहां मिलेंगी, ठीक है बच्चा, क्लास लिंक तुम्हें वहां मिलते रहेंगे, ठीक है बच्चा। और तुम्हें क्या मिल जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती हैं,
ठीक है बच्चा, वो तुम्हें वहां प्रोवाइड होती रहेंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए तुम परेशान होते हो, तुम्हारे डाउट्स वहां सोल्व होते रहेंगे। जो तुम्हारे साथ के स्टूडेंट्स हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, उनसे तुम आपस में डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, और मैं भी वहां होता हूं, मैं भी वहां तुम्हारे डाउट्स को सोल्व करता रहूंगा। उसके बाद में तुम्हें लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है, अपने सभी दोस्तों तक ज्यादा ज्यादा अपने परिवार को बढ़ाना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, बस काम हो गया है, आगे चलते हैं। यहां से हम शुरू करेंगे अपना सेशन। बड़ा ही मजेदार, शानदार, बेहतरीन, दमदार सेशन होने वाला है। हायर एजुकेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। स्वतंत्रता के बाद या फिर स्वतंत्र भारत के बाद में या स्वतंत्र भारत में हायर एजुकेशन का क्या रोल रहा है, क्या एक्टिविटीज उसमें आई हैं, क्या क्या कमीशन उसमें आए हैं, क्या इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आई हैं, क्या क्या उसमें चीजें रखी गई हैं, सभी को जानेंगे। ठीक है, तो इसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले यहां तुम्हें देखने को मिल रहा है, यहां क्या है, नाम है सार्जेंट रिपोर्ट 1944। सार्जेंट रिपोर्ट 1944 बच्चा, सार्जेंट रिपोर्ट 1944। ठीक है, अब तुम ये कहोगे कि सर सार्जेंट रिपोर्ट हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी, है ना, सार्जेंट रिपोर्ट हमने पिछली क्लास में पढ़ी है, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो सार्जेंट रिपोर्ट है ये प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस के बीच की कड़ी मानी जाती है। इसको क्या माना जाता है बच्चा, बीच की चैन है ये, क्योंकि ये शुरू हो जाती है कब, 1944 में। इसमें कुछ काम आते हैं, 1947 तक इसमें काम चलते रहते हैं। तो इसलिए ये इसकी कुछ कुछ चीजें पोस्ट इंडिपेंडेंस भी आई हैं, तो इसलिए हम इसको पहले यहां पढ़ेंगे, क्योंकि चीजें जब हम पढ़ते हैं तो सीक्वेंस में हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब यहां उन चीजों को जानेंगे जो जो चीजें हमारे एजुकेशन के फील्ड में यूजफुल हुई हैं या एजुकेशन के फील्ड में डेवलपमेंट उन्होंने किया है। ठीक है, इसको देखो, जहां से थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में, सार्जेंट रिपोर्ट को। ठीक है, सार्जेंट रिपोर्ट को पढ़ते हैं कि इसको भारतीयकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है बच्चा, इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है इसको। ठीक है, और युद्ध के बाद, है ना, युद्ध के बाद भारत में शैक्षिक योजना विकास भी इसको कहा जाता है। युद्ध के बाद मतलब कौन सा युद्ध बताओ, कमेंट करके बताना कौन से युद्ध की यहां बात हुई है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, और देखो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी नेट के गठन, है ना, यूजीसी नेट के गठन किया गया, और जिसको 1945 में, क्या 1945 में अलीगढ़, बनारस, दिल्ली के 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के काम की देखरेख के लिए शुरू किया गया था। किसको किया गया था बच्चा, यहां इसको शुरू किया गया था किस किस के लिए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए, बनारस यूनिवर्सिटी के लिए और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए यूजीसी को क्या किया गया था बच्चा, एस्टेब्लिश किया गया था, गठन किया गया था। और क्यों किया गया था और कब किया गया था, कब किया गया था, 1945 में किया गया था। कब किया गया था बच्चा, 1945 में। ठीक है, और किसके लिए किया गया था, जो हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और जो हमारी बनारस यूनिवर्सिटी है और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसकी देखरेख के लिए इसको शुरू किया गया था, है ना। क्या क्या उसमें काम होने हैं, कैसे कैसे उसको सुचालित करना है, उस लिए इसको बनाया गया था। ठीक है बच्चा, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि ग्रेजुएशन 3 साल की होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। किसमें कहा गया है, सार्जेंट रिपोर्ट में। ठीक है बच्चा, पोस्ट ग्रेजुएशन पर अधिक ध्यान देना है, ग्रेजुएशन 3 साल की होनी चाहिए। ठीक है बच्चा, और इसमें यूनिवर्सिटी एजुकेशन लेवल को, है ना, यूनिवर्सिटी एजुकेशन लेवल को बढ़ाकर उस लेवल को लंदन यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने का सुझाव किया है। अब इसकी इस वाली लाइन को समझो थोड़ा सा यार, इस लाइन का क्या मतलब है। इस एक्ट में सार्जेंट यूनिवर्सिटी में, है ना, सार्जेंट रिपोर्ट में, है ना, सार्जेंट रिपोर्ट में क्या कहा गया था, इसमें यह कहा गया है कि जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन का जो लेवल है, यानी कह सकते हैं हम इनडायरेक्टली हायर एजुकेशन लेवल को, जो हायर एजुकेशन का जो लेवल है उस लेवल को बढ़ाना है, उस लेवल को बढ़ाना है। और बढ़ाते 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 उस लेवल को कहां ले आना है बच्चा, लंदन यूनिवर्सिटी के लेवल तक लेकर जाना है। कहां लेकर जाना है बच्चा, लंदन यूनिवर्सिटी के लेवल तक ले आने का सुझाव दिया है, प्रपोजल दिया है। समझ में आ गई बात, आगे चलते हैं। अब यहां देखो 1947 में इस रिपोर्ट को तत्कालीन यूनिवर्सिटीज की देखरेख का रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई थी। किस पर बच्चा, यहां देखो 1947 में इस रिपोर्ट को तत्कालीन यूनिवर्सिटीज, जो उस समय में, है ना, तत्कालीन का मतलब है उस समय में,
देन यूनिवर्सिटी, उस समय में जो यूनिवर्सिटीज हैं, उसी समय की, जिस समय ये रिपोर्ट आई है उसी समय में जो यूनिवर्सिटीज है उन सभी की रेस्पॉन्सिबिलिटी, देखभाल की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसी को दी गई थी। ठीक है बच्चा, प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग में होनी चाहिए। इसमें एक बात और कही थी, जो प्राइमरी एजुकेशन है वो क्या होनी चाहिए, मदर टंग में होनी चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए। और इसमें टीचर ट्रेनिंग पर भी बल दिया गया था, फोर्स किया गया। क्या गया बच्चा, फोर्स किया गया है किस पर, टीचर ट्रेनिंग पर, कि जो टीचर हैं उनको ट्रेनिंग किया जाए, उनको ट्रेन किया जाए, ज्यादा से ज्यादा उनको ट्रेन किया जाए बच्चा। ठीक है बच्चा, बात समझ में आ गई, बोलो बात समझ में आ गई या नहीं? यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द तकलीफ अगर हो तो कमेंट करके जरूर बताओ। ठीक है, आगे चले, बोलो चले आगे, चलो आगे चलते हैं, देखते हैं फिर इसमें क्या है। आगे आता हमारा, हमने जो सार्जेंट यूनिवर्सिटी थी, है ना, सार्जेंट यूनिवर्सिटी को समझ लिया है। अब हम समझते हैं एजुकेशन को, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। क्या बच्चा, यहां देखो, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ठीक है बच्चा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो इसे कब शुरू किया गया, इसको 1948 में, है ना। 47 तक बात हुई थी पीछे सार्जेंट रिपोर्ट की, है ना, सार्जेंट रिपोर्ट की 47 तक बात होती है। उसके बाद में अब यहां बात आती है किसकी, 1948 में यूईसी, यूजीसी नहीं, यूईसी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। इसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन बच्चा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये क्या थे ये बच्चा, एक्स यानी कि पूर्व वाइस चांसलर थे। क्या बच्चा, पूर्व वाइस चांसलर थे। ठीक है, क्या बच्चा, पूर्व वाइस चांसलर थे। एंड सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। कौन थे बच्चा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके चेयरमैन थे, किसके, यूईसी के चेयरमैन थे, जो कि 1948 में इसको स्थापित किया गया था, गठन किया गया था, है ना। और चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, बार बार बोलने का मेरा जो उद्देश्य है, जो एम है, वो यही है कि तुम्हारे चीजें दिमाग में सेट हो जाएं। जब कोई चीज हम बार बार सुनते हैं या फिर बार बार बोलते हैं तो वो चीज हमारे दिमाग में सेट हो जाती है। इसलिए मैं बार बार इनका नाम बोल रहा हूं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और थे कौन ये, पूर्व यानी कि एक्स वाइस चांसलर थे। ठीक है, एंड सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे बच्चा। कौन से, दूसरे राष्ट्रपति थे भारत के। ठीक, अब इसको, इसी को, यूईसी को क्या कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सिटी कमीशन, आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सिटी कमीशन, विश्वविद्यालय आयोग इसको बोल देते हैं, सीधा सीधा बोल देते हैं विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय आयोग। एंड राधाकृष्णन कमेटी, है ना, राधाकृष्णन आयोग बोल देते हैं, राधाकृष्णन कमेटी भी इसको बोल देते हैं। ठीक है बच्चा, बात समझ में आ गई, बोलो आगे चलते हैं। यहां तक इसकी बेसिक जानकारी हो गई है। अब इसमें क्या क्या हुआ है वो देखते हैं, क्या क्या रिकमेंडेशंस आई थी वो देखते हैं। इन्होंने कहा कि सेकेंडरी एजुकेशन, इन्होंने कहा कि सेकेंडरी एजुकेशन हमारी एजुकेशन सिस्टम, हमारी एजुकेशन सिस्टम की सबसे कमजोर कड़ी है और उसमें इमीडिएट इंप्रूवमेंट किया जाए। यानी 1948 तक क्या माना गया था, 1948 में जब यूईसी का गठन हुआ था तो उस समय कहा गया था कि हमारी जो सेकेंडरी एजुकेशन है ना, सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो हमारी माध्यमिक शिक्षा बोल सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा हमारी क्या है, हमारे एजुकेशन सिस्टम की, पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है वो सबसे कमजोर कड़ी है। 1948 तक की बात है ना, 1948 की बात है कि हायर एजुकेशन से पहले, है ना, सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो पूरे एजुकेशन सिस्टम की क्या है, कमजोर कड़ी है ना। क्या बच्चा, कमजोर कड़ी है। तो क्या है, उसको क्या करना पड़ेगा हमें, उसमें इमीडिएट यानी कि जल्दी से जल्द, तत्काल क्या करना पड़ेगा हमें, इंप्रूवमेंट यानी सुधार करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात कही गई और कमीशन ने 10 की बजाय 12 साल की सेकेंडरी एजुकेशन का सुझाव दिया था। तो पहले जो था 1948 तक, है ना,
1948 तक जो हाई स्कूल है वहीं तक सेकेंडरी में आता था, और उसके बाद में जो 12वीं है और फिर ग्रेजुएशन है, ये सब काहे में आ रहे थे? ये आ रहे थे हायर एजुकेशन में। 10th के बाद में सभी कुछ हायर एजुकेशन में था, लेकिन 1948 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन में, राधाकृष्णन कमीशन में ये क्या कहा गया था? ये कहा गया था कि जो 10 साल की बजाय, यानी कि जो 10th की बजाय 12th तक सेकेंडरी एजुकेशन रखनी चाहिए, है ना। क्या बच्चा कि कमीशन ने यूईसी ने एक सुझाव दिया कि 10 की बजाय 12 वर्ष तक की सेकेंडरी एजुकेशन का सुझाव दिया, और कहा कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो होगा वो इंटरमीडिएट एग्जाम के बाद ही होना चाहिए। जो यूनिवर्सिटी में एग्जाम हो रहा था वो पहले 10th के बाद ही यूनिवर्सिटी में एग्जाम मतलब एडमिशन हो रहा था, लेकिन 1948 में यूईसी के बाद में क्या कहा गया कि जो यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होगा वो इंटरमीडिएट एग्जाम्स के बाद ही होना चाहिए। ठीक है बच्चा, एग्जाम को पास करो, इंटरमीडिएट को पास करो, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो। और सेकेंडरी एजुकेशन को 10th से कहां कर दिया? 12th तक कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। यहां देखो, राधाकृष्णन ने यूजीसी के इस्टेब्लिशमेंट करके सेकेंडरी एजुकेशन, यहां क्या है? सेकेंडरी है बच्चा, एंड सेकेंडरी नहीं है, सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन के इंटीग्रेशन का सुझाव दिया। यानी कि हायर एजुकेशन को और सेकेंडरी एजुकेशन को इंटीग्रेट करो, है ना। क्या करो बच्चा? इंटीग्रेशन का सुझाव दिया। ठीक है बच्चा, याद रहेंगे पॉइंट? बोलो, लिखते रहो साथ साथ। उसके बाद में आएगा पीडीएफ की टेंशन मत लेना, पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन से ले लेना। ठीक है बच्चा, आगे चलते हैं। एजुकेशन को, है ना, एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में रखा जाए, लेकिन इसका जो ये प्रस्ताव था ना कि एजुकेशन को समवर्ती सूची में रखो, ये क्या था? संविधान ने इसको स्वीकारा नहीं है, और कहां रखा गया? स्टेट लिस्ट में रखा गया, यानी कि राज्य सूची में रखा गया। ठीक है बच्चा, यहां तक हमारी यूईसी की बात हो जाती है। यहां से हम देखते हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, है ना। क्या देखते हैं बच्चा? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। अब सेकेंडरी यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग, इसको बोलते हैं कि बच्चा? माध्यमिक शिक्षा आयोग। अब इसको कब लागू किया गया? इसको 1952 में, 1952 में लक्ष्मण मुदालियर इसके कौन थे? चेयरमैन थे, और इसको मुदालियर कमेटी भी कहा जाता है। ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को मुदालियर कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो मुदालियर कमीशन क्यों कहा जाता है? इसके चेयरमैन के सम्मान में, जो इनके चेयरमैन थे डॉक्टर लक्ष्मण मुदालियर थे। ठीक है बच्चा, मुदालियर समिति, मुदालियर कमीशन, मुदालियर कमेटी इसको कहा जाता है। ठीक है बच्चा, इसमें क्या कहा गया था? इसने फर्स्ट टाइम 3 इयर्स सेकेंडरी एंड 4 इयर्स हायर एजुकेशन की बात की गई। इसने कहा है कि 3 साल की सेकेंडरी एजुकेशन रखो और 4 साल की हायर एजुकेशन रखो। ठीक है बच्चा, आगे चलते हैं। इसने बहुउद्देशीय, है ना, बहुउद्देशीय स्कूल हो, यानी कि मल्टी ऑब्जेक्टिव्स स्कूल्स एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, यानी कि व्यावसायिक शिक्षक सेंटर को क्या किया गया बच्चा? प्रशिक्षण सेंटर को क्या किया गया? इस्टेब्लिश किया। यानी कि जो व्यावसायिक या व्यवसाय से जुड़े हुए ट्रेनिंग सेंटर हैं उनको इस्टेब्लिश करने की सिफारिश की है कि टीचर्स को, यानी कि वोकेशनल टीचिंग ट्रेनिंग को बढ़ाओ, यानी कि जो वोकेशनल एजुकेशन है ना, जिससे बच्चे व्यवसाय में अपना आगे काम अच्छा कर सकें, उसको प्रशिक्षण करने के लिए, उसको ट्रेनिंग करने के लिए सेंटर जगह जगह खोलने की बात की है। ठीक है बच्चा, आगे चलते हैं। देखो, ऑब्जेक्टिव्स टाइप्स एग्जामिनेशन सिस्टम, है ना, एग्जामिनेशन सिस्टम को अपनाने की बात की है, यानी कि जो वस्तुनिष्ठ जो क्वेश्चन होते हैं ना, ऑप्शनल वाले जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ऑप्शन वाले, उनको अपनाने की बात की है। किसने की है? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने, मुदालियर कमीशन ने। तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन की बात किसने की है? मुदालियर आयोग ने या फिर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने। ठीक है बच्चा, आगे बात करते हैं। चलो आगे देखते हैं
कि उच्च तथा उच्चतर है, उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक हायर एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन के सिलेबस में कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स कंपलसरी हैं, है ना। हायर एंड क्या, हायर एंड हायर सेकेंडरी, है ना। हायर एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन में कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो कि कंपलसरी हैं, जैसे कि मैथ है कंपलसरी है ना, सोशल साइंस है कंपलसरी, आर्ट्स म्यूजिक ये सब क्या है कंपलसरी होने चाहिए। तो इतनी सारी बातें की गई हैं किससे, मुदालियर कमेटी से। ये सब पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत मजेदार अच्छे पॉइंट हैं, क्वेश्चन इनसे बनते ही बनते हैं। तो इसलिए गुजारिश है, रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इन पॉइंट्स को अच्छे से लिख लेना, याद कर लेना, क्योंकि हायर एजुकेशन एक ऐसी यूनिट है, अगर तुम उसको लिखोगे नहीं, उसको तुम बार बार याद नहीं करोगे तो वो दिमाग में नहीं रहने वाली, क्योंकि इसमें चीजें रटने वाली ज्यादा हैं, इसमें चीजें रटने वाली ज्यादा हैं, और इसमें रटने वाली चीजें हैं तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनको अच्छे से हिफाजत से इत्मीनान से लिखना है और बार बार टाइम टू टाइम रिपीट करना है। ठीक है बच्चा, यहां तक हमारी बात हो गई है। ठीक है, अब इससे आगे कोठारी आयोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट कमीशन है, अपने आप में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कमीशन है कोठारी कमीशन, है ना। दौलत राम कोठारी उसके चेयरमैन थे, जिसको हम शुरू करेंगे अगली क्लास में। आज हम इतना ही देखेंगे। ठीक है बच्चा, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है, अपने सभी दोस्तों तक इसको शेयर करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहां कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, और कंप्लीट कोर्स भी बिल्कुल डिटेल में। ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऊपरी ऊपरी पढ़ा दिया बस व्यूज बढ़ाने के लिए, नहीं, बिल्कुल डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट आपको डिस्कस किया जाएगा, है ना बच्चा। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल फ्री। क्या बच्चा, बिल्कुल फ्री, कहीं तुमको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। इतनी गारंटी है कि साथ में ईमानदारी से अगर तुमने क्लासों को पूरा अंत तक देखा है, मेहनत साथ में की है ना, मैं अकेला मेहनत कर लूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क उससे पड़ता है तुम अपने आप कितनी मेहनत कर रहे हो। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। अपने सभी दोस्तों को अपने परिवार का एक हिस्सा बनाना है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जोड़ना है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।